Very good morning to all of you. Before we start, first we revise our previous class content और previous topics. हमने previous class में क्या क्या डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे मैं उसका रिवीजन एक बार करा दूँ. जेनेटिक डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए नेक्स्ट डीएनए रिप्लिकेशन next is transcription translation genetic code और genetic code expression और regulation of gene expression and final is human genome project. तो हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हमने जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमारे सेल में पर सेल कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इन डीएनए? ये होते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पर सेल. इतने बेस पेयर से डीएनए मिलकर बना होता है. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहले यूएस में शुरू किया था. इसमें इन सभी बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस और इनके सीक्वेंसिंग करना, फंक्शन इनमें कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हर एक बेस पेयर का उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक लिखना. तो 3 × 10⁹ बेस पेयर पर सेल होते हैं. अगर एक एक बेस पेयर को अगर लिखा जाए, कॉपी में बुक में लिखा जाए और टाइप किया जाए, तो भी इतने बेस पेयर को आइडेंटिफाई और इसके बारे में लिखने के लिए 3300 बुक चाहिए होंगी. 3300 बुक चाहिए होंगी. हर बुक में अगर 1000 पेजेस होंगे, तब इतने बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए और इसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए इतने बुक की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 1000 पेजेस होंगे. तब भी कम पड़ेंगे, ये भी कम पड़ेगा. तो इसीलिए इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को चलाया गया कि सभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया. कंप्यूटर बेस्ड ये एनालिसिस होती है. कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है. इसमें क्या होता है, सभी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जीन के, उन्हें एक बुक पे एक सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है. और ये सॉफ्टवेयर कैसा होता है, ये इसमें सभी के जैसे जीन के कैरेक्टरिस्टिक हैं और उनकी सीक्वेंसिंग है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, इन सभी को एक सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाता है. और इसकी स्टडी किसमें आती है? इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इनकी स्टडी आती है. तो सबसे पहले इसकी स्टडी या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले यूएस ने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को. हाँ, तो यूएस ने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को
तो दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय यूएस इन 1990 में। सबसे पहले यूएस में ने इसे 1990 में स्टार्ट किया था। इसे कंप्लीट करने में 13 ईयर लग गए थे। 30 ईयर में ये कंप्लीट हुआ था। तो 13 ईयर में इसे लग गए थे कंप्लीट होने में। अब जब शुरुआत में क्या हुआ था, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें जो कंट्रीज शामिल थी शुरुआत में, यहाँ पे जर्मनी का कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जापान का कंट्रीब्यूशन था, चाइना कंट्रीब्यूशन था, और जो यूएस में जो कंपनी इन्वॉल्व थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, जो कि यूएस में है, इसके हेल्प से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। इसे कंप्लीट होने में 13 ईयर मतलब लगे थे, और ये कंप्लीट 2003 में हुआ था। तो इसके गोल क्या क्या थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के गोल क्या थे? तो पहले हम गोल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए इसके गोल्स क्या हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के गोल क्या हैं? पहला गोल ये है कि सभी जितने भी बेसिस प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 25,000 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑन डीएनए, बेस पेयर कितने होते हैं? 20,000 to 25,000। इन सभी बेसिस को आइडेंटिफाई करना। तो पहला जो गोल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजिनस और सिंपल बेसिस प्रेजेंट ऑन डीएनए। तो इन सभी 20,000 से 25,000 अप्रॉक्सीमेटली बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए पर। इन सभी को आइडेंटिफाई करना, फिर सीक्वेंसिंग करना। नेक्स्ट स्टेप इज इनकी ये नाइट्रोजिनस बेस किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, इनकी सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंसिंग करने में एक बहुत लंबा प्रोसेस है सीक्वेंसिंग में। इसमें सबसे पहले किसी भी डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये पॉलीमॉर्फिज्म इसका किया जाता है, या सिंपली एम्प्लीफिकेशन किया जाता है फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से इसे पॉलीमराइज किया जाता है और एम्प्लीफाई किया जाता है। एक डीएनए से इसकी कई सारी कॉपीज बना ली जाती हैं, अब ये जो कॉपीज हैं, इन्हें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू ब्रेक किया जाएगा।
न्यूक्लियस एंजाइम से ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करने के बाद जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो स्मॉल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होंगे और फिर इन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सेगमेंट्स का जो हमें मिले हैं फ्रेगमेंट्स डीएनए के, इन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या किया जाएगा, स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल, स्मॉल और लार्ज में सेपरेट किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सिंपली इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है हायर मॉलिक्यूल का और माइक्रो मॉलिक्यूल का, लो मॉलिक्यूलर वेट और हायर मॉलिक्यूलर वेट में सेंट्रीफ्यूज होते हैं ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसमें क्या है, जो हायर जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ होते हैं, बैठ जाते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो सेगमेंट्स वो ऊपर के अकॉर्डिंग टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर यहाँ पे होता है। नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब इन्हें उतारा जाता है, मैं यहाँ बता दे रही हूँ, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब इन्हें उतारा जाता है तो ये एक पेपर होता है नाइट्रोसेलुलोज पेपर का। इस पे हायर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है जिस सेगमेंट का, वो नीचे हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, ये अरेंज हो जाते हैं फ्रॉम। तो सबसे ऊपर वो होंगे जिनकी मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा और सबसे नीचे वो होंगे जिनके मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंसिंग की जाती है और इन्हें अरेंज किया जाता है, अब इसके बाद क्या किया जाता है ना, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब इन्हें अरेंज कर दिया जाता है, अरेंज करने के बाद इन्हें अब एक सीक्वेंस मिल गया है, डीएनए का सीक्वेंस मिल गया है। ये डीएनए किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है हमें ये पता चल जाता है। इसके बाद हम इसे जो भी इससे नॉलेज मिली है इन सभी को स्टोर कर देते हैं, इन सभी नॉलेज को। तो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन related to DNA sequencing। डीएनए सीक्वेंसिंग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। फिर फोर्थ में जो इससे रिलेटेड जो टूल है उन्हें इम्प्रूव किया जाता है। तो जितने भी टूल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, टूल्स को इम्प्रूव किया जाता है, फिफ्थ है अब जो भी इंफॉर्मेशन मिला है यहाँ से, जो भी डीएनए के इंफॉर्मेशन मिले हैं, इन्हें अलग इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज जो रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये मैं एग्जांपल में बता दे रही हूँ कैसे इसे अलग, इसका रिलेशन अलग इंडस्ट्री से कैसे है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सब आइडेंटिफाई किया, सीक्वेंस किया और इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन हमें ये मिली कि डीएनए का एग्जाम्पल ए से बी सीक्वेंस इतना पार्ट इंसुलिन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, या इंसुलिन सिंपली इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है। इंसुलिन में 101 प्रोटीन्स की सिंथेसिस सिर्फ डीएनए के इतने सेगमेंट से होती है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई सीक्वेंसिंग के थ्रू।
जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इससे इतने सीक्वेंस से mRNA का फॉर्मेशन होता है या ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ये mRNA सिर्फ इतने सीक्वेंस से मिला और जब इसका ट्रांसलेशन होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद अब जो प्रोटीन हमें मिली वो इंसुलिन की प्रोटीन है। इंसुलिन हमें इंफॉर्मेशन में क्या हमें पता चला, सीक्वेंस ए से बी डीएनए का वो किसका ट्रांसलेशन कर रहा है, इंसुलिन का ट्रांसलेशन कर रहा है, इंसुलिन प्रोटीन का ट्रांसलेशन कर रहा है। हमें इंसुलिन का फंक्शन पता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अब जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जिन्हें डायबिटीज़ है उनमें क्या होता है कि इंसुलिन की या तो कमी हो जाती है या तो इंसुलिन रिसेप्टर की कमी हो जाती है। तो दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं, एक इंसिपिटस और एक मेलिटस। तो टू टाइप्स में, जैसे इंसिपिटस और मेलिटस में सिर्फ इंसिपिटस में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये डेटा कहाँ चला जाएगा, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वहाँ पे ये डेटा चला जाएगा और उन्हें बता दिया जाएगा कि यहाँ इतना ही सीक्वेंस डीएनए का इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू इतने डीएनए की कॉपीज बना लेंगे। ये क्या होता है, ये टोटली इन विट्रो प्रोसेस होता है, इन्हें बॉडी में नहीं, इन विट्रो इनका डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है। मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद जैसे सेल में इसका ट्रांसलेशन होता है और इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही इन विट्रो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके इंसुलिन बना लिया जाता है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करते हैं, इंसुलिन का इन विट्रो प्रोडक्शन करने लग जाती हैं। अब जो भी इंसुलिन है अब इसे पब्लिक में पहुंचा दिया जाएगा। तो क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें सारे बेसिस की पहले स्टडी की, फिर सीक्वेंसिंग की, फिर इंफॉर्मेशन हमें मिला। और इंफॉर्मेशन क्या मिला कि इतना ये सेगमेंट डीएनए का ट्रांसलेशन कर रहा है इंसुलिन का ट्रांसलेशन कर रहा है। अब ये जब पता चल गया तो अब इन विट्रो इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन। इसी तरह से बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन में, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन, उनका भी प्रोडक्शन इन विट्रो होता है। तो वो भी कैसा प्रोसेस है, डीएनए से मिला हमें इंफॉर्मेशन, हम क्या करते हैं इन विट्रो में लेबोरेटरी पूरा प्रोसेस कराते हैं और लेबोरेटरी प्रोसेस में इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हें क्या करते हैं, अलग अलग मेडिकल स्टोर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इंडस्ट्री में कैसे ये गए, ये कैसे इंडस्ट्री में काम आया हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी, तो अब इंडस्ट्री में कैसे काम आई, यहाँ से एग्जाम्पल से हमें पता चल गया। तो क्या है, अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसे ट्रांसफ़र करेंगे इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में ये सभी ट्रांसफर हो जाएंगे इंफॉर्मेशन। शिफ्ट्स हैं, तो इंफॉर्मेशन जितनी भी थी इंडस्ट्रीज में अब भेज दी गई हैं। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ जीन्स हों वो डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज को भेज दी जाती है। तो क्या हुआ कि डीएनए पर कुछ जीन्स हैं जो हार्मोन और प्रोटीन्स के लिए सिंथेसाइज कर रही हैं और सिंपली ट्रांसलेशन कर रही हैं, लेकिन इसमें यहाँ
पे बहुत सारे जीन्स ऐसे भी हैं जो डिजीज से रिलेटेड हैं। तो ऐसे भी इश्यूज को क्या करना, नोट करना, या उन्हें भी उसका भी डेटा रखना, ये भी सब, तो इसे क्या बोलते हैं, इथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू द डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में जितने भी इससे जो भी इश्यूज हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करना और उन्हें भी नोट करना, उनका भी डेटा रखना। तो ये सभी गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसी के साथ ह्यूमन डीएनए के साथ बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके भी जीनोम की स्टडी की गई और उनकी भी सीक्वेंसिंग की गई। वो एनिमल्स क्या हैं, वो एनिमल्स क्या हैं। सबसे पहले तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की अदर देन ह्यूमंस, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का स्टडी किया गया। इनके भी जीनोम की सीक्वेंसिंग हो चुकी है और इनके भी जीनोम में कौन कौन से जीन डिफरेंट फंक्शन करते हैं ये डिस्कस कर लिया गया है। और नेक्स्ट जो एनिमल है वो है निमेटोड और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बाद हैं सिनोरैबिडिस, एलिगेंस। ये क्या है, ये निमेटोड है। इनकी भी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। नेक्स्ट है एराबिडोप्सिस, ये प्लांट है। ये फ्री लिविंग निमेटोड है, फ्री लिविंग निमेटोड। प्लांट, इनकी भी सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कर ली गई है। अब बहुत सारे इनके गोल्स हैं। ये डिटरमाइन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इनके गोल्स के साथ फीचर्स भी हैं, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं और इनमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये भी इसमें डिस्कस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जीन्स कितने होते हैं, हमारे क्रोमोसोम जो ह्यूमंस में स्टडी की गई है, तो ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2300 अप्रॉक्स इतने जीन्स प्रेजेंट होते हैं। 2300 जीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे और क्रोमोसोम नंबर 1। और सबसे कम जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम वाई पर 231 जीन ही प्रेजेंट होते हैं सिर्फ।
तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जीन ह्यूमंस में होते हैं, और क्रोमोसोम Y पे जो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है, ये सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है क्रोमोसोम जिसपे सबसे कम 231 जीन प्रेजेंट होते हैं। अब हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर क्या हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर? तो फीचर डिस्कस कर लेते हैं। फीचर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर क्या क्या हैं? फीचर फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो ह्यूमन जीन होते हैं, यहाँ पे 3164.7 नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन जीनोम में। नाइट्रोजिनस bases are present in ह्यूमन जीनोम में। इतने मिलियन नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब इतने 3164.7 मिलियन नाइट्रोजिनस बेसिस में से एवरेज जीन में जो बेसिस होते हैं, एवरेज जीन्स में नंबर ऑफ बेसिस 3000 अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, 3000 अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से सिर्फ 50% नाइट्रोजिनस बेसिस ये नोन है और 50% अननोन है। मतलब अभी भी इन 50% जीन्स के फंक्शंस नहीं पता है, अननोन है। फंक्शंस आर अननोन है। अब जो इतने मिलियन नाइट्रोजिनस बेसिस में से सिर्फ 99.9% सिमिलर होते हैं, सिर्फ 0.1% डिसिमिलर। तो 99.9% ये क्या होते हैं? सिमिलर, सभी पीपल में सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन और तो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में 99.9% सभी के डीएनए मैच करते हैं, सिर्फ 0.1% ही डिसिमिलर होता है, सिर्फ 0.1% उन्हें एक इंडिविजुअल से फिनोटिपिकली और नेचरली बाय नेचर वो डिफरेंट होते हैं। तो सिर्फ 0.1% मेक base of DNA make dissimilarities in human beings between them। तो सिर्फ 0.1% ही उन्हें एक दूसरे से अलग करता है, या एक्सटर्नली जो फीचर्स होते हैं। और 99.9% सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो सिमिलर प्रेजेंट होते हैं, या डीएनए सीक्वेंस उनका सिमिलर होता है, और 0.1% ही जो उनमें डिसिमिलैरिटीज लाते हैं वो डीएनए सीक्वेंस में। तो डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है 0.1% सिर्फ
पार्ट होता है डीएनए का जो हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाता है, चाहे फिनोटिपिकली डिफरेंट हो, चाहे इंटरनली या नेचर वाइज डिफरेंट हो, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो। तो पॉइंट 1, और इसमें से क्या होते हैं कि जो जिसमें से सिर्फ जैसे सिर्फ 2% पार्ट ही डीएनए का 2% पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए का सिर्फ 2% पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो और पार्ट हैं 98% जो पार्ट है डीएनए का वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है। वो रिपीटेटिंग सीक्वेंस होते हैं, बस रिपीटेटिंग सीक्वेंस होते हैं। वो क्या 100 से 1000 तक रिपीटेटिंग सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर एडिनिन है तो ये क्या होगा 100 से 1000 तक एडिनिन 1000 तक एडिनिन हो सकता है। 1 से 1000 तक रिपीटेटिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ 2% प्रोटीन 2% डीएनए का पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है, और बाकी रेस्ट पार्ट रिपीटेटिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के। ना 7 है डीएनए पर एसएनपीज होते हैं। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या करते हैं, ये रिवॉल्यूशन को बताते हैं, और कौन सा सीक्वेंस ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रहा है उसको भी एसएनपीज बताते हैं। तो ये साइलेंट फीचर है जीनोम का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, और उसमें ह्यूमन जो फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इससे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कैसे डिफरेंट है ये पता लगाया जा सकता है। या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्राइम में बहुत, जहाँ पे क्राइम है, क्राइम के आइडेंटिफिकेशन या क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये कैसे करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी है इसकी, ये सभी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।